हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल स्टडी में। आज मैं एक और एडिटोरियल लेके आया हूँ। एडिटोरियल है दोस्तों इथेनॉल के ऊपर। इथेनॉल आप जानते होंगे, इथेनॉल जो मिक्सचर करके बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, पिछले कुछ समय से चर्चा में था और ये लगातार एडिटोरियल्स बन रहे थे, इसमें आर्टिकल्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक एडिटोरियल का टॉपिक लेना चाहिए। तो ये दोस्तों द हिंदू के ओपिनियन सेक्शन में आया था, तो उसकी आज हम चर्चा करेंगे। ओपिनियन जो एक्सप्लेन्ड जो इंडियन एक्सप्रेस में आता है, ये सारी चीज़ें हैं जो लगभग एडिटोरियल ही होती हैं दोस्तों। तो देखिए, टेकिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग बियॉन्ड E20, ये एक टॉपिक है, इसको हम चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये भी द हिंदू में ही आया था, तो इसको हम आगे लेके चलेंगे दोस्तों। ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी डायमेंशन इसके हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये मेंस के लिए, आपके GS3 इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और ये भी GS3 के अंदर इन्वायरमेंट में भारत की ऊर्जा परिवर्तन में इथेनॉल मिश्रण की भूमिका, भारत में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित प्रमुख मुद्दे, ये एक टॉपिक के अंतर्गत आता है, जो आप जान सकते हैं कुछ समय बाद मेंस है, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इथेनॉल मिश्रण। अगर आपको इसका PPT चाहिए दोस्तों, तो PPT के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस और PPT जो हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम अपने ट्यूटोरियल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और देखिए दोस्तों, भूमिकाएं कुछ इस प्रकार है कि भारत का इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल जो कार्यक्रम है, देश की हरित ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हरित ऊर्जा संक्रमण यानी जो अक्षय ऊर्जा है, जो जीवाश्म ईंधन है, उससे हम हरित ऊर्जा जो ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ हम जाते हैं, उसके बारे में कहा गया है, जिसमें मिश्रण दरें 20% के करीब पहुंच गई हैं और भारत को वर्ष 2025 तक अपने जो इथेनॉल 20 लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर कर रही है दोस्तों। आप देखिए कि मिश्रण दरें 20% के करीब पहुंच गई है। मैं आपको और इसके बारे में चर्चा करूंगा आगे। GST में सुधार, भिन्नात्मक मूल्य निर्धारण और फार्मूला आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल जैसे नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होगी तथा इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि बनी रह सके। देखिए दोस्तों, जो इथेनॉल है उसमें GST में सुधार, यानी कि GST में कुछ रियायतें दे सकते हैं हम अगर रियायतें देंगे तो अंततः थोड़ी निवेश जिसमें ज़्यादा लगता है उसके पैसे कम लगेंगे दोस्तों। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। देखिए मूलतः अब बायोफ्यूल की जब हम बात करते हैं दोस्तों, बायोफ्यूल की, तो बायोफ्यूल में हम अक्सर इथेनॉल की बात करते हैं। ये देखिए क्रॉप हो गया, उसके बाद इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके बाद देखिए प्यूरिफिकेशन की बात आती है। प्यूरिफिकेशन इसकी प्रोसीजर होता है दोस्तों। उसके बाद एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का जब ब्लेंडिंग किया जाता है तो दोस्तों हमारा निकलता है जो ग्रीन एनर्जी, जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन करके उसमें फ्यूल स्टेशनों में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे आप एक जो चेन बना रखी है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्रॉप आता है, फिर फर्मेंटेशन आते हैं, उसके बाद प्यूरिफिकेशन, उसके बाद एथेनॉल, उसके बाद ब्लेंडिंग, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है और फ्यूल स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है इसको। उसके बाद देखिए दोस्तों कि भारत में इथेनॉल मिश्रण की भूमिकाएं क्या क्या हो सकती हैं, इसके क्या महत्व हो सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। हरित ऊर्जा संक्रमण दोस्तों, मैंने ऊपर ही आपको बताया कि जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। भारत जो इथेनॉल 20 लक्ष्य 20% मिश्रण के करीब स्थायी प्रगति के लिए 2G इथेनॉल तकनीक यानी कृषि अपशिष्ट आधारित का विकास करना। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, कृषि से बहुत सारे हमारा वो निकलता है दोस्तों, जो अपशिष्ट निकलते हैं, और हम उसी अपशिष्ट से यहाँ पे हम जो इथेनॉल है वो बना सकते हैं। उसमें शुद्ध रूप से किसी फसल को लेने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, जो अपशिष्ट है उनसे हम बना पाएंगे। इससे होगा क्या, अब जो अपशिष्ट है उनका भी प्रबंधन हो जाएगा और हमारे पास ऊर्जा की भी जो है उसका निर्माण हो पाएगा। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल की आयात में कमी, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता। आप देखे होंगे कि हम कच्चे तेल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं दोस्तों, गल्फ़ कंट्रीज़ से लगभग हम जो 42% के आसपास जो है दोस्तों, 42% के आसपास हम उनसे आयात करते हैं। और ये हमारे जो फिज़िकल डेफिसिट है दोस्तों, जो ओमान और सऊदी अरब के साथ, वो उसको कम करने में बहुत सहायता कर सकता है। जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमको दे सकता है, ऊर्जा में हमें एक स्तर तक आत्मनिर्भर बना सकता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे कहा गया है कि
2014 से 2024 में 1 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, यानी बचत हुई है ऐसा कहा गया, सॉरी 2014 से जो 2024 तक। अभी तो हमारा निम्न स्तर का है ये ऊर्जा हमारे पास जो ग्रीन एनर्जी है, लेकिन अगर उसको हम भविष्य में बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं। अस्थिर वैश्विक तेल कीमतों से रक्षा, अब देखेंगे अभी फ़िलिस्तीन इजराइल वॉर हुआ, यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, तो जो जो जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों, वो जो भू राजनीति है हमारी, वो बहुत जल्दी-जल्दी बदल रही है, बहुत अस्थिर है। तो ये जो उस अस्थिर दुनिया में हमारे वैश्विक तेल जो कीमतें हैं, उससे वो रक्षा प्रदान कर पाएँगी। जब हमारे पास हम आत्मनिर्भर होंगे ऊर्जाओं में, तो ये अंततः हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उसमें आत्मनिर्भर बन पाएँगे। उसके बाद देखिए दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन में योगदान। आप जानते हैं कि CO2 उत्सर्जन में है, जो CO2 उत्सर्जन में 5 से 44 लाख मीट्रिक टन की कमी हम कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है दोस्तों। उसके बाद वायु गुणवत्ता में सुधार, NDC लक्ष्यों में सहायता। NDC आप जानते हो कि होंगे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीज़ जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो पेरिस समझौते 2015 जो COP का 21 जो हुआ था, पेरिस क्लाइमेट डील, वहाँ पे हमने NDC अपने लक्ष्य घोषित किए थे। उसको हासिल करने में हमें बहुत मदद मिल सकती है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन में योगदान महत्वपूर्ण मुद्दा ये हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों ग्रामीण आय और किसान सशक्तिकरण। किसानों को 87,558 करोड़ का प्रत्यक्ष भुगतान। उसके बाद देख सकते हैं वैकल्पिक आय स्रोत हम इसको बना सकते हैं, कुछ मात्रा में रोज़गार हम प्रदान कर सकते हैं, विशेषकर गन्ना, मक्का उत्पादों के लिए, है ना? उसके बाद अगर गन्ना और मक्का से बनाएँ तो दोस्तों गन्ना और मक्का की माँग बढ़ेगी, तो जो किसान हैं, जो उत्पादक वर्ग हैं, वो अधिक उत्पादन करना चाहेंगे, उनको लाभ होगा, तो उनसे उनकी आय बढ़ सकती है दोस्तों। उसके बाद कहा गया है कि कृषि औद्योगिक लिंक व फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिल सकता है, जो क्रॉप डाइवर्सिटी है दोस्तों। आप जानते होंगे कि भारत के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो एकल फसली खेती करते हैं, बहुत कम ही क्षेत्रों में द्विफसली खेती की जाती है। तो इसे फसल की विविधीकरण जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, उसको महत्वपूर्ण मतलब उसको इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंस उसको मिल सकता है। तो उसके बाद आप देखेंगे तकनीकी नवाचार और FFV फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है दोस्तों, तकनीकी को प्रोत्साहन जो उच्च इथेनॉल मिश्रण पर चल सकें। हम बिना टेक्नोलॉजी के आगे नहीं चल सकते दोस्तों। इसमें हमको जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, उसमें उच्च इथेनॉल मिश्रण को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए इथेनॉल 100 यानी 100% इथेनॉल ईंधन 2024 में लॉन्च किया गया। उसके बाद देखेंगे उच्च उच्च ऑक्टेन उच्च प्रदर्शन इंजन के लिए जो अनुकूल होगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंडिया अचीव्स हाईएस्ट एवर इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ 18.2% इन दिसंबर 2024। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि 20% का हमारा लक्ष्य था, और हमने दिसंबर 2024 तक 18.2% की यहाँ पे हासिल कर लिया है इथेनॉल में। इसको आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था और जैव हब। अब अगले अपने टॉपिक की ओर बात करते हैं हम कि चक्रीय अर्थव्यवस्था और जैव हब। दोस्तों इसमें कहा गया है कि इथेनॉल एकीकृत बायो हब, बायोगैस, जैव विद्युत और जैव उर्वरक में हम वृद्धि कर सकते हैं। उर्वरक होगा तो उसके बाद हम फसल की उत्पादकता की ओर ध्यान दे सकते हैं। देखिए दोस्तों कहा गया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार में योगदान। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि क्रॉप जो है दोस्तों, उसी से हम इथेनॉल बनाएंगे। इथेनॉल जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो उसकी मांग बढ़ेगी गन्ने की, मक्के की। जब गन्ने और मक्के की मांग बढ़ेगी तो जो किसान हैं वो अधिक उत्पादित करना चाहेंगे, अधिक उनका उत्पादन बढ़ेगा, बिक्री होगी तो उनकी आय बढ़ेगी दोस्तों। इस प्रकार हम रोज़गार दे पाएँगे, और इस प्रकार हम जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चला पाएँगे। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों नीतिगत सुधारों की बात की गई है। नीतिगत सुधार किन-किन क्षेत्रों में और किए जा सकते हैं। देखिए इथेनॉल पर GST घटाकर 5%, उसके बाद ब्याज अनुदान योजनाएँ और अंतर्राज्यीय आवागमन में सुधार, 1.45 ट्रिलियन से अधिक की इथेनॉल खरीद। ये सारे जो नीतिगत सुधार हैं वो अपेक्षित हैं, ये किए जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अब देखिए प्रमुख चुनौतियाँ क्या-क्या हैं। हमारे पास चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं दोस्तों। जो हमारे ग्रीन एनर्जी ट्रांज़िशन है, उसमें हमें अभी भी बहुत आगे जाना है। उसकी चुनौतियों के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। इसमें कहा गया है दोस्तों खाद्य बनाम ईंधन संघर्ष। मैंने अभी बताया कि मक्का दोस्तों, मक्का हो गया, और हम गन्ने से बनाते हैं। जब हम मक्के और गन्ने से बनाएँगे दोस्तों, तो होगा क्या कि
हम खाद्य जो सुरक्षा है उसको एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करके हम उससे ईंधन बनाना चाहेंगे। यहीं यहीं पे यही बात कही गई है दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखा है कि खाद्य फसलों गन्ना, मक्का और चावल का इथेनॉल उत्पादन में उपयोग किया जाएगा, और जब इसका उपयोग किया जाएगा तो हम ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा, तो हम खाद्य फसलों जो खाद्य फसल के रूप में है कहीं न कहीं वो उसको उपेक्षित करते चले जाएँगे। उसके बाद आप देखिए कि मक्का की बढ़ती माँग 2024 में भारत शुद्ध आयातक बन गया है दोस्तों। इसको आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, शुद्ध आयातक बनना और एक आधा आयात करना किसी चीज़ की, वो बहुत फ़र्क होता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि जल और पर्यावरणीय तनाव, गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2860 लीटर पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इस प्रकार जो हमारे पास जल के संसाधन जो बहुत सीमित हैं, और हम इससे बनाएँगे दोस्तों इथेनॉल। यहाँ पे मैंने आंकड़े दिए हैं कि आपको 1 लीटर इथेनॉल गन्ने से बनाने के लिए आपको 2860 लीटर पानी की खपत की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आप इधर देख सकते हैं कि सीमित संसाधन जल का कितना बड़ा ये तनाव उत्पन्न हो सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा एक प्रभाव वहाँ पे आ सकता है। आपूर्ति श्रृंखला बाधाएँ, फूड स्टॉक की अनिश्चितता, मौसम, कीट, उपज घटाव। हम ये चीज़ें जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो अधिकांश कृषि है वो मानसून पे निर्धारित होती है। मानसून का जो नेचर रहता है उस प्रकार से हमारी जो फसल की जो प्रकृति है वो निर्धारित होती है, तो इसको आप देख सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला में ही दोस्तों कहा गया है कि अंतर्राज्यीय नियंत्रण, सीमित और मिश्रण बुनियादी ढांचे। तो अंतर्राज्यीय नियंत्रण, विभिन्न राज्यों के विभिन्न नियंत्रण होते हैं, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। वाहन क्षमता व लागत, ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है। E20 से 6 से 7% तक ईंधन दक्षता में गिरावट आती है दोस्तों। उसके बाद उपभोक्ता लागत बढ़ती है यदि FFV का प्राप्त प्रसार नहीं हुआ है। मैंने आपको FFV के बारे में बताया है, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया है। उपभोक्ता लागत बढ़ती है दोस्तों, वाहन क्षमता और इसके जो फैक्टर कॉस्ट बढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें उपभोक्ताओं की लागत भी वस्तुतः बढ़ती रहती है। कीमत लाभ ना मिलना दोस्तों, इसमें कीमत लाभ कभी-कभी हो सकता है कि वो नहीं मिले, क्योंकि जो कीमत लाभ है दोस्तों वो हमेशा पक्ष में नहीं होता आपूर्तिकर्ता के। देखिए, इथेनॉल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल कीमतें नहीं घटी हैं, और आप जानते होंगे कि पेट्रोल की जो कीमत है वो वस्तुतः बढ़ती जाती है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। 15 से 20% मिश्रण से 3.5 या 8 प्रति लीटर की संभावित कटौती होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो पाती, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि लीटर की संभावित कटौती होती है। उसके बाद दोस्तों कुछ सुधारात्मक उपाय हैं, जिसको उपाय को अपना के ये बेहतर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ दिए हैं, लेकिन ये ग्राफ मैंने आपको समझा ही दिए हैं पिछले कुछ स्लाइड में, लेकिन फिर भी आपको एक बार नज़र दौड़ाना है तो आप दौड़ा सकते हैं। आगे हम इसकी बात करते हैं दोस्तों हमारे उपायों की। तो उपाय कहते हैं दोस्तों फीड स्टॉक विविधता, 2G इथेनॉल, कृषि अपशिष्ट, वन अपशिष्ट को बढ़ावा। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन योजना को के साथ समन्वय किया जाए। और ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 2G इथेनॉल है, या तो कृषि अपशिष्ट जो वन अपशिष्ट है दोस्तों, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, ताकि इससे दोस्तों आप जान सकते हैं कि जो अपशिष्ट है और जो वन अपशिष्ट है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारे खाद्य जो सामग्रियाँ हैं, खाद्य सुरक्षा है, वो उसमें बहुत अधिक प्रेशर जो दबाव वाली चीज़ है वो नहीं आएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, हम फार्मूला आधारित मूल्य निर्धारण की बात करते हैं। एक गतिशील पारदर्शी मूल्य प्रणाली, लागत प्रतिस्पर्धा व पारिश्रमिक संतुलन, FFV को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। फ्लेक्स जो फ्यूल व्हीकल हैं उसको प्रोत्साहन दिया जा सकता है। वाहन निर्माताओं के लिए सब्सिडी, कर छूट और FFV कोटा बनाया जा सकता है दोस्तों। सब्सिडी हम दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सब्सिडी होती है वो मार्केट के हायर प्राइस से हमको सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। हम कुछ हद तक कर में छूट भी दे सकते हैं। बहुत अधिक तो सरकार देगी नहीं, लेकिन सब्सिडी और कर छूट थोड़ी अगर मात्रा में देंगे तो वो राहत की बात होगी। PME ड्राइव के साथ समन्वय। PME ड्राइव आप जानते हैं, PME ड्राइव एक ऐसा मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रोत्साहित करने की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। उसके साथ अगर हम समन्वय करेंगे तो जो मूल्य निर्धारण है दोस्तों वो हो सकता है कि कुछ नीचे घट सके। उसके बाद आप देखेंगे अवसंरचना के विस्तार। अवसंरचना दोस्तों कहीं भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपका जो अवसंरचनाएँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसके बाद देखते हैं विकेंद्रीकृत भंडारण, मिश्रण टर्मिनल, डिजिटल निगरानी। इसके सारी चीज़ें जो है अगर इसका विस्तार करते हैं तो डिजिटल निगरानी हो सकती है, मिशन टर्मिनल हो सकते हैं। उद्योग विकास अधिनियम में संशोधन जो है दोस्तों, आप जानते होंगे उद्योगों के विकास अधिनियम है एक हमारा, उसमें हमको उपयुक्त संशोधन करने चाहिए जो जो आपूर्तिकर्ता के पक्ष में हो सके। देखिए दोस्तों, जल कुशल खेती मैंने आपको पिछले ही बताया, पिछले स्लाइड में एक बार और लेके चलता हूँ मैं। यहाँ बताया गया है दोस्तों कि यहाँ आप देख सकते हैं कि गन्ने का दोस्तों, जो गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल अगर आपको किसी को बनाना है, यहाँ आप देखेंगे कि गन्ने 1 लीटर इथेनॉल से आपको 2860 लीटर पानी की खपत होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उद्योगों जो है दोस्तों, जल कुशल खेती, ड्रिप सिंचाई, सूखा प्रतिरोधी किस्में फसलें हमको लगाना चाहिए ताकि जल की कम से कम उपयोग हो और वो अपशिष्ट हम उसमें उपयोग कर पाएँ। जो दोस्तों आप देखिए PMKSY यानी कि जो प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है उससे एकीकरण किया जा सकता है इस योजना को। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, अनुसंधान और नवाचार, अभी भी हम जानते हैं कि बहुत अधिक हम इसके बारे में जान नहीं पाए हैं, तो उसमें अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता है। इसमें जितने ही हम नवाचार करते जाएंगे दोस्तों, तो ये हमारे लिए ही बेहतर होते जाएंगे। 2 सेकेंड प्लीज़, सॉरी। कोई भी क्षेत्र हो दोस्तों, अनुसंधान और नवाचार एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो इथेनॉल से हरित हाइड्रोजन SAF सस्टेनेबल जो एविएशन फ्यूल है उसमें हम नवाचार अनुसंधान को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। PPP मॉडल और जैव ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन। PPP मॉडल आप जानते होंगे दोस्तों, जो पब्लिक और जो प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है उसको कहते हैं, उसको यहाँ पे आमंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट से ऊर्जा व जैव उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है, ग्रामीण विकास और ऊर्जा में पहुंच में जो योगदान दे सकता है। उसके बाद आप देखेंगे उपभोक्ता जागरूकता, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, इथेनॉल भरने वाले स्टेशनों का विस्तार हम किया जा सकते हैं और उपभोक्ता जागरूकता फैलाई जा सकती है। फसल विविधीकरण, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि गन्ने की जगह कम जल आधारित फसलें जैसे कसावा को हम फसल के रूप में अपना सकते हैं और उसके अपशिष्ट और कसावा जो है उसको बाद में फिर जो बायोफ्यूल्स हैं या इथेनॉल उत्पादन में हम उसको उपयोग ला सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे कि सतत कृषि मिशन से जुड़ाव, सतत कृषि मिशन से अगर आप जुड़ाव करेंगे दोस्तों, ये अंततः हमको फसल विविधीकरण और उसके अपशिष्ट को इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आप देखें तो दोस्तों कि नीति और लक्ष्य निर्धारण क्या क्या जो किए गए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके बारे में हम अभी बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने पिछले ही स्लाइड में आपके बताए हैं वही चीज़ें यहाँ पे मैंने दोहराया है। इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है EBP प्रोग्राम, उसके अंदर आप इसको देख सकते हो वाई इन न्यूज़, और द EBP प्रोग्राम क्या है उसके बारे में, गवर्नमेंट मेजर्स और सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो पिछले स्लाइड में ही चर्चा में लाई थी उन्हीं का उसी का भाग है। मैंने बस इसको फ्लो चार्ट के पार्ट के रूप में यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि नीति और लक्ष्य निर्धारण जो गवर्नमेंट ने किए हैं उसके बाद हम उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ कहा गया है दोस्तों, E20 लक्ष्य, भारत ने वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि जो दिसंबर है दोस्तों, दिसंबर 2024 तक हमने 18.2 पॉइंट ऐसा कुछ है, 18.2% हमने इसका लक्ष्य हासिल भी कर लिया है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 हमने बनाया था। इसमें आप देखेंगे कि गैर खाद्य आधारित फीड स्टॉक, द्वितीय पीढ़ी 2G इथेनॉल और अपशिष्ट आधारित संसाधनों को बढ़ावा देना हमारा इसका लक्ष्य बन गया था दोस्तों। जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 है उसके हिसाब से गैर जो खाद्य आधारित फीड स्टॉक है और अपशिष्ट से ऊर्जा तक, तो इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हमने E100 लॉन्च यानी इथेनॉल 100 लॉन्च के बारे में। 2024 में सरकार ने E100 यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 100% इथेनॉल ईंधन को लॉन्च किया जो उच्च ऑक्टेन ईंधन के रूप में उपयुक्त होता है। फूड स्टॉक विविधता और स्थिरता के प्रयास भी भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसमें आप देखेंगे गन्ना, मक्का, अधिशेष चावल के अतिरिक्त अब कृषि अवशेष, बायोमास
और औद्योगिक अपशिष्ट से इथेनॉल उत्पादन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, बायोमास से औद्योगिक अपशिष्ट से भी अब किए जाएंगे, और कृषि अवशेष मैंने तो पिछले स्लाइड में बता ही दिया था कि अब कृषि अवशेष ही होगा, लेकिन अब दोस्तों बायोमास और औद्योगिक अपशिष्ट से भी इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाएगी, ताकि दोस्तों जो खाद्य सुरक्षा है उसको हम बच सकें, यानी उसको निर्धारित कर पाएँ। प्रधानमंत्री जीवन योजना के दूसरी पीढ़ी 2G इथेनॉल परियोजनाओं को समर्थन, मैंने जीवन योजना के बारे में आपको बताया कि प्रधानमंत्री जीवन योजना के तहत इसको इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, ताकि हम इसका और बेहतर लाभ उठा पाएँ। अगले उसमें कहा गया है दोस्तों कि जल कुशल फसलें, जैसे जल कुशल, मैंने पिछले लाइन में भी बताया था आपको कि जल कुशल जैसे कसावा, ज्वार को प्रोत्साहित कर गन्ने पर निर्भरता घटाने की पहल की जा सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं गन्ना कुछ समय तक शुद्ध रूप से हम आयात कर रहे हैं उसके, तो हम दोस्तों गन्ना एक अधिक जो वर्षा वाली है, अधिक जल वाली एक कृषि है, तो हम कम जो जल कुशल फसलें हैं जैसे कसावा, ज्वार, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, वाहन प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा की यहाँ पे बात की गई है। भारत सरकार द्वारा क्या किए गए हैं, फ्लेक्स फ्यूल वाहन, मैंने आपको पहले भी चर्चा की, को अपनाने के लिए नीति प्रोत्साहन, सब्सिडी, टैक्स छूट दिया गया है। ऑटोमोटिव कंपनियां जो FFV उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और इथेनॉल ईंधन स्टेशनों के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। इथेनॉल ईंधन स्टेशन जो है दोस्तों, उसको अगर हम जितना अधिक बढ़ाएंगे, इसका प्रोत्साहन उतना ही अधिक बढ़ पाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अवसंरचना विकास और निवेश की बात की गई है। जो अवसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे हम, और इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। जैसे अवसंरचना में आप देख पाएंगे कि भंडारण, ब्लेंडिंग यूनिट्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क का आधुनिकीकरण हम कर सकते हैं। राज्यों में इथेनॉल के निर्बाध अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए IDRA अधिनियम में संशोधन, मैंने आपको एक अधिनियम के आपको बारे में बताया है पिछले स्लाइड में, उसमें हम दोस्तों कर सकते हैं उसमें संशोधन जो आवश्यक है। और ब्याज अनुदान योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में इथेनॉल संयंत्रों के लिए निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसमें ये अवसंरचना का जो वो दोस्तों पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम भंडारण टैंक, ब्लेंडिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक नेटवर्क की हम सभी बात करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रख के चलें। अनुसंधान और नवाचार दोस्तों, अनुसंधान और नवाचार के बारे में मैंने पिछले और कुछ स्लाइड में बात की थी कि, और इसको ज़रूरी है क्योंकि ये इस नवाचार और ये अनुसंधान जो है भारत सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें देखेंगे दोस्तों कि इथेनॉल से हाइड्रोजन और स्थायी विमानन ईंधन के लिए R&D को बढ़ावा। उसके बाद राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत PPP, मैंने आपको बताया सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का विस्तार किया जाए, क्योंकि जो नेशनल जो 200 बायो एनर्जी जो पॉलिसी है या प्रोग्राम है, उसको कहीं ना कहीं PPP के थ्रू सहायता मिल सकती है। निष्कर्ष दोस्तों, निष्कर्ष में मैंने यहाँ पे लिखा है कि इथेनॉल सम्मिश्रण से ऊर्जा सुरक्षा, जो जलवायु लक्ष्य है, जो हमारे ग्रामीण विकास जो संगम है, वहाँ पे दोस्तों आय में वृद्धि हो सकती है, और उसके रोज़गार में वृद्धि हो सकती है दोस्तों। तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों E20 के बाद स्थिर प्रगति हेतु 2G इथेनॉल, FFA विकास, नीति सुधार और जैव अर्थव्यवस्था एकीकरण आवश्यक रूप से इसके घटक हो जाते हैं। और दोस्तों सतत समाधान, यानी कि SDG जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, गोल नंबर 7, गोल नंबर 8 और गोल नंबर 13 में ये योगदान के रूप में कार्य कर सकता है दोस्तों। और अगर निष्कर्ष में और मैं जाऊं दोस्तों, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के, जो मैंने पिछले स्लाइड में ही बात की कि आपको PPP मॉडल अपनाना चाहिए, ताकि इससे निवेश को बढ़ावा मिल सके। अंततः जब निवेश को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों, तो हमारे पास जो सरकारी फंड्स हैं उनकी कमी वो कम होंगे, और वो अधिक दूसरे क्षेत्रों में उसका निवेश कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि, और दोस्तों जो सब्सिडी है, जो उपयुक्त सब्सिडी है, उस पर हम छूट दे सकते हैं, और आप एक प्रकार से कुछ मात्रा में कर में छूट दे सकते हैं, और GST में छूट दे सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं वो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताए, निष्कर्ष में भी मैंने आपको ये बता दिया।
आगे हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस आए हैं इससे। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्री 2010 में आया था ये। 4 ऊर्जा फसलों के नाम नीचे दिए गए हैं, उनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है? मक्का इज़ द आंसर। हालांकि मैं आंसर नहीं बताता हूँ इसमें, लेकिन मैंने मक्का डायरेक्ट यहाँ पे मैंने नाम ले ही दिया था स्लाइड में, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी आपको इसको कमेंट करना है, और मेरे टेलीग्राम जो चैनल है दोस्तों, उससे आपको जुड़ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको इस जो लेक्चर है उसके पीपीटी आराम से मिल जाएंगे, और बाकी लेक्चर्स के भी पीपीटी आपको मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों, नीचे लिखा है कि जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? इसको आप प्लीज़ कमेंट करें। इसको आप कमेंट करें दोस्तों, कमेंट में आप आंसर दीजिए इसका। मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका देखिए, पहला कह रहा है कसावा, गेहूं के टूटे दाने, मूंगफली के बीज, चने के दाल, सड़े हुए आलू, मीठे चुकंदर। इन सब के बारे में आप मेरे को कमेंट में प्लीज़ इसका आंसर करेंगे दोस्तों। इस प्रकार आज का जो एडिटोरियल है वो ख़त्म होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ चर्चा की। मैंने जो इथेनॉल प्रोग्राम है उसके बारे में, जो भारत का इथेनॉल प्रोग्राम है, मैंने उसके बारे में भी चर्चाएँ की। मैंने एडिटोरियल बताया, उसकी थीम बताई, मेंस के GS3 इन्वायरमेंट का ये टॉपिक है उसके बारे में बताया। और देखिए उसका जो क्या-क्या लक्ष्य हैं भारत के, और कैसे-कैसे जो जिस प्रक्रिया से जो फ्यूल स्टेशनों में पहुँचाया जाता है बायोफ्यूल, मैंने उसकी चर्चा की। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण की भूमिकाएँ क्या हो सकती हैं, मैंने उसके बारे में आपको बताने की कोशिश की। उसके बाद जलवायु परिवर्तन में क्या ये योगदान दे सकता है, ग्रामीण आय, किसानों की सशक्तिकरण में ये कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, मैंने उसके बारे में बात की। और दोस्तों, जो तकनीकी नवाचार है, जो फ्लेक्स फ्यूल जो व्हीकल्स हैं, उसके बारे में बात की है। कैसे जो हमारे जो ग्रीन एनर्जी है उसको एक हद तक प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके बारे में मैंने बात की। चक्रीय जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उसको हम किस प्रकार से जैव ईंधन से प्रोत्साहित कर सकते हैं, मैंने उसकी बात की। तो मैंने विभिन्न पहलुओं को यहाँ पे छुआ। हमारे पास कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जो जब मैंने चुनौतियों की बात की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो जल और पर्यावरणीय हमारे तनाव हो सकते हैं, क्या-क्या उसकी चुनौतियाँ हो सकती हैं, मैंने उसकी बात की। जो आपूर्ति श्रृंखला है उसकी मैंने बात की कि और विभिन्न पहलुओं में सुधारात्मक कुछ उपाय, जो क्या उपाय हो सकते हैं, मैंने उसके बारे में बात की। कैसे हमको जल कुशल खेती करनी चाहिए, हमको गन्ने के बजाय हमको कसावा की, ज्वार की खेती कर सकते हैं, जो कम जल कुशल खेती है, यानी कम जल में भी उसका उपयोग कर पाते हैं, उसके मैंने बारे में चर्चा की। उसके बाद मैंने अनुसंधान और नवाचार, जो उपभोक्ता की जागरूकता है, फसल विविधीकरण के बारे में मैंने बात की। जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, मैंने उसकी बात की कि हम जो फसल जो विविधीकरण है उसको किस प्रकार प्रोत्साहित कर हम सतत कृषि को आधार बना सकते हैं, मैंने उसकी बात की। और जो भारत सरकार ने दोस्तों हमारे लक्ष्य रखे हैं, नीति और जो लक्ष्य हमको रखे, मैंने उसकी बात की। जो हमने 2024 में जो इथेनॉल 100 लॉन्च किया है, मैंने उसकी बात की। और फीड स्टॉक विविधता, स्थिरताओं के प्रयास, जो खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार हम सुदृढ़ कर पाते हैं, मैंने उसकी भी बात की। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अवसंरचनाओं, विकास, निवेश की मैंने वही बात की। तो ये विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं दोस्तों। आप इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिएगा, आगे भी आपको ऐसी प्रकार से अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।